डियर स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे फेज इक्विलिब्रियम का आगे का भाग। पूर्व में हम वन कंपोनेंट सिस्टम पढ़ चुके हैं, यानी कि एक घटक तंत्र को हम पढ़ चुके हैं, जिसमें हमने उदाहरण लिए थे जल तंत्र का और कार्बन डाइऑक्साइड तंत्र का। तो जल तंत्र और कार्बन डाइऑक्साइड तंत्र का हम अध्ययन एक घटक तंत्र के रूप में कर चुके हैं। आज हम करेंगे सल्फर सिस्टम का अध्ययन। सल्फर सिस्टम जो है, यानी कि सल्फर तंत्र एक अपर रूपता प्रदर्शित करता है। अपर रूपता, या जिसे हम इंग्लिश में कहते हैं एलोट्रोपी। और इस अपर रूपता का मतलब है कि जब एक ही तत्व कई रूपों में मिलता है तो इस तत्व के इस गुण को हम अपर रूपता या एलोट्रोपी कहते हैं। इंग्लिश में जो एलोट्रोपी है वह है when a element exists in two or more different forms in the same physical state, then it is said as allotropism or it is said to be allotropy। तो जब एक ही तत्व, यानी कि कहें कि एक ठोस है, उसके दो रूप हैं, यानी कि एक ठोस दो अलग अलग रूपों में जब मिलता है तो इस गुण को हम कहते हैं अपर रूपता। और सल्फर इसी का एक उदाहरण है, अर्थात सल्फर अपर रूपता प्रदर्शित करता है। कहने का मतलब ये हुआ कि ठोस के दो रूप यहाँ हमें मिलेंगे। तो आइए देखते हैं आगे कि किस प्रकार इसका फेज डायग्राम बनेगा और किस प्रकार एरिया, कर्व, ट्रिपल पॉइंट, मेटास्टेबल इक्विलिब्रियम्स स्थापित होंगे। सल्फर तंत्र में चार प्रावस्थाएं होती हैं। अगर यूं देखा जाए तो एक नंबर पे ठोस, दूसरी इसकी जो अवस्था है यानी कि प्रावस्था है वो द्रव, और तीसरी है इसकी गैस यानी कि वाष्प अवस्था। लेकिन जैसा कि मैंने बताया पूर्व में कि जो सल्फर है वह अपर रूपता प्रदर्शित करता है, तो इसीलिए सल्फर ठोस रूप में दो रूपों में पाया जाता है। पहला ठोस विषम लंबाक्ष, दूसरा ठोस एक नताक्ष, इंग्लिश में जिसे हम कहते हैं सॉलिड रोम्बिक, सॉलिड मोनोक्लिनिक। यानी कि ठोस के दो रूप हो गए तो दो प्रावस्थाएं ये हो गई, अर्थात एक और दो, और अब ये अवस्था हो गई तीन और ये हो गई चार, यानी कि चार प्रावस्थाओं में सल्फर पाया जाता है। तो हमने इसका एब्रिविएशन रूप दिया है कि सॉलिड रोम्बिक जो है उसे हम एसआर कहेंगे, एस कैपिटल है और आर जो सब स्पेक्ट के रूप में लिखा गया है। सॉलिड मोनोक्लिनिक को एसएम कहेंगे, और जो सल्फर द्रव रूप में है उसे हम एसएल कहेंगे, और जो सल्फर वाष्प रूप में उसे हम एसवी कहेंगे। तो जहां एस का मतलब हुआ सल्फर, सल्फर इन रोम्बिक फॉर्म, सल्फर इन मोनोक्लिनिक फॉर्म, सल्फर इन लिक्विड फॉर्म, सल्फर इन वेपर फॉर्म। तो ये चार प्रावस्थाएं हमने देखी सल्फर की। आइए आगे देखते हैं कि ये कैसे वन कंपोनेंट सिस्टम को फेस डायग्राम के रूप में हम एक्सप्लेन करते हैं। देखिए, जैसा कि हमने अभी बताया सल्फर वन कंपोनेंट सिस्टम है, और अभी हमने बताया कि फेज इसके चार है। कंपोनेंट से यहाँ तात्पर्य है कि केमिकली कितनी स्पीसीज इसमें उपस्थित है, यानी कि सल्फर ही उपस्थित है, चाहे उसका कोई भी रूप हो, चाहे वो रोम्बिक हो, मोनोक्लिनिक हो, लिक्विड हो, वेपर हो, लेकिन वो केमिकली सल्फर ही होगा। तो इसलिए कंपोनेंट कितना हुआ? 1, लेकिन फेज कितने हैं? 4। तो जैसा कि मैंने बताया एस आर रोम्बिक, मोनोक्लिनिक, और सल्फर इन लिक्विड एंड सल्फर इन
वेपर फेज। तो ये 4 फेज इसके हमने देखे। तो केमिकली 1, C इज इक्वल टू 1, कंपोनेंट 1, फेज इज इक्वल टू 4। अब देखिए, जैसा कि हमने रिड्यूस्ड फेज रूल पढ़ रखा है कि डिग्री ऑफ फ्रीडम निकालने के लिए F इज इक्वल टू C माइनस P प्लस 2। यहाँ हमने देखा कि C की वैल्यू 1 है। तो देखिए, F कंपोनेंट की वैल्यू हमने कितनी रखी, 1, फेज P प्लस 2। अगर हम यहाँ पर डिग्री ऑफ फ्रीडम की वैल्यू 0 रखते हैं, 0 रखते हैं, तो 0 रखने पर यानी कि इससे नीचे कोई भी डिग्री ऑफ फ्रीडम नहीं होगा। मिनिमम डिग्री ऑफ फ्रीडम 0 है, अर्थात नॉन वेरिएंट सिस्टम की अगर हम बात करें, तो यहाँ हमें प्राप्त होते हैं फेज 3। यानी कि अगर हम फॉर्मूले में रख के देखें तो फेज 3 आ रहे हैं, और वैसे हमने देखा कि यहाँ फेज 4 है। अर्थात कहने का मतलब यह है कि मैक्सिमम फेज 3 ही है जो इक्विलिब्रियम में आ सकते हैं। और कहने का मतलब ये हुआ कि चारों प्रावस्थाएं एक दूसरे के सामने में नहीं आ सकती। अर्थात ये चारों प्रावस्थाएं एक साथ साम्य में नहीं आ सकती, लेकिन एक बार में 3 अवस्थाएं हैं या 3 प्रावस्थाएं साम्य में आ सकती है। क्यों? क्योंकि इनके जो फेज की जो अधिकतम जो संख्या आ रही है वो आ रही है 3, अर्थात 3 प्रावस्थाएं एक साथ साम्य में आ सकती हैं, लेकिन 4 प्रावस्थाएं एक साथ साम्य में नहीं आ सकती। अब देखेंगे कि सल्फर की फेज डायग्राम में कितने भाग होते हैं। तो सल्फर का फेज डायग्राम अगर हम देखते हैं तो सल्फर के फेज डायग्राम में 4 भाग हैं। पहला एरिया के रूप में है, दूसरा कर्व के रूप में है, तीसरा ट्रिपल पॉइंट के रूप में है, चौथा मेटास्टेबल कर्व के रूप में। यानी कि हम अगर सल्फर तंत्र का अध्ययन करेंगे तो हम इन 4 भागों का अध्ययन करेंगे, और इन 4 भागों का अध्ययन करने पर हम सल्फर तंत्र को समझ सकते हैं। तो पहला है कि वह कितने क्षेत्र में डिवाइडेड है, उसमें कितने कर्व उपस्थित हैं, कितने त्रिक बिंदु या ट्रिपल पॉइंट बन रहे हैं, कितने मेटास्टेबल कर्व का निर्माण हो रहा है। तो पूरा का पूरा जो फेज डायग्राम है, प्रावस्था आरेख है, वह 4 भागों में या 4 भाग उसमें उपस्थित हैं, जिसे हम अध्ययन करेंगे एरिया के रूप में, कर्व के रूप में, ट्रिपल पॉइंट के रूप में, मेटास्टेबल कर्व के रूप में। आइए एक बार हम यह देखते हैं कि यह किस प्रकार दिखेगा। देखिए, ये है सल्फर का फेज डायग्राम या प्रावस्था आरेख, जो दाब और ताप के मध्य खींचा गया है। यहाँ हम इसे 4 जो प्रावस्था है उसके अनुरूप हम इसे डिवाइड करते हैं, या उसके अनुरूप ये डिवाइडेड होता है। तो पहला जो है वो है आपका SR फेज, SM फेज, SL और SV। देखते हैं आगे ये किस प्रकार एरिया, कर्व, मेटास्टेबल पॉइंट, कर्व और ट्रिपल पॉइंट में विभाजित होगा। देखिए, एक वीडियो है जो इस फेज डायग्राम को आपको दिखाएगा। यहाँ विशेषतः बिंदुओं का ध्यान रखना है जो आगे हम अध्ययन करेंगे। तो जैसा कि मैंने बताया आपको कि सबसे पहले हमें एरिया का अध्ययन करना है। तो 4 भागों में ये बटा हुआ था, एरिया, कर्व, ट्रिपल पॉइंट और मेटास्टेबल कर्व। देखिए, एरिया की अगर हम बात करते हैं इस फेज डायग्राम में, जो कि ताप और दाब के मध्य बनाया गया है, तो अगर हम सबसे पहली बात करें तो एरिया कितना है। देखिए, 4 फेज हैं और 4 ही इसके एरिया हैं। तो जो पहला एरिया है वो है AOCD, यानी कि AOCD। ये देखिए AO, और हम पहुंच गए
C और ये D। तो ये एरिया जो है वो है सॉलिड का, सॉलिड सल्फर, और जिसमें रूप कौन सा है, SR का है। दूसरा एरिया COB। C, देखिए यहां पर ये जो बिंदु है ये C है, और C से O B, और ये वापस ये एरिया। तो ये जो एरिया है COB वाला, ये एरिया है आपका सॉलिड सल्फर और M का। अब देखिए D, C, B और E, यानी कि D से C, C से B, B से E, ये है आपका सॉलिड की नहीं, सल्फर यहां मिलेगी आपको लिक्विड फेज में, और इसका नाम हमने दिया है Sl। अब देखिए चौथा, यानी कि EBOA, EBOA, ये आपका एरिया आया EBO और A। तो हमने देखा कि जो फेज डायग्राम है सल्फर का वो 4 भागों में बटा हुआ है, और जो 4 भाग हैं उसके 4 प्रावस्थाओं को इंगित करते हैं, यानी कि 4 प्रावस्थाओं को बताते हैं, SR, SM, SL और SV। देखिए ये है ताप और दाब के मध्य फेज डायग्राम सल्फर का। हमने 4 भाग देख लिए, और 4 भाग में हमने अध्ययन देख करा उसके 4 प्रावस्थाओं का, SR, SM, SL और SV। अब हम प्रत्येक क्षेत्र में अध्ययन करेंगे कि कितना डिग्री ऑफ फ्रीडम ये प्रदर्शित करता है। मान लीजिए देखिए, जब हम बात करें तो कंपोनेंट हमारा 1 कंपोनेंट सिस्टम है। अगर हम इस SR क्षेत्र की बात करें, जो एरिया है AOCD, तो इसमें किस रूप में उपस्थित है, ठोस रूप में उपस्थित है। तो अगर ये एक ही फेज में है तो फेज हो गया इसका 1, फेज हुआ इसका 1। और जो हमारा फॉर्मूला है, अगर हमें डिग्री ऑफ फ्रीडम निकालना है तो वो निकलेगा F इज इक्वल टू C माइनस P प्लस 2। ये है गिब्स का फेज रूल, और हमें यहाँ वैल्यू रखेंगे। अगर कंपोनेंट सिस्टम 1 है, फेज हमारा 1 है, और ये हुआ +2, तो देखिए डिग्री ऑफ फ्रीडम यहाँ निकलेगा F इज इक्वल टू निकलेगा 2, अर्थात कि इस भाग में, यानी कि AOCD, इस क्षेत्र में किसी भी बिंदु को अगर हमें बताना है तो हमें 2 चरों की आवश्यकता होगी, यानी कि जिसका डिग्री ऑफ फ्रीडम 2 है उसके 2 चरों की आवश्यकता होगी। और यहाँ सिस्टम, क्योंकि 2 निकला है तो सिस्टम होगा, यहाँ पर डिग्री ऑफ फ्रीडम 2 है तो सिस्टम होगा बाई वेरिएंट। वेरिएंट से मतलब है हमारा चर, और बाई का मतलब है 2, यानी कि 2 चरों की आवश्यकता होगी। यहाँ दाब भी बताना पड़ेगा, यहाँ ताप भी बताना पड़ेगा। तो हम ये कह सकते हैं कि इस क्षेत्र में गंधक एक ही प्रावस्था में है, तो स्वतंत्रता की कोटि का मान 2 है, और सिस्टम जो है इस क्षेत्र में द्विचर हो जाएगा, बाइवेरिएंट होगा। तो हम किसी भी बिंदु को अगर डिफाइन करना चाहें तो हमें ताप और दाब दोनों की आवश्यकता होगी। माना कि यहाँ बिंदु है तो हमें यहाँ बताना पड़ेगा कि कितना प्रेशर है और कितना उसका ताप है, यानी कि दोनों चीज हमें बतानी पड़ेंगी। अर्थात डिग्री ऑफ फ्रीडम 2, सिस्टम हुआ आपका बाइवेरिएंट। तो देखा हमने इस क्षेत्र में कंपोनेंट 1, फेज 1 और डिग्री ऑफ फ्रीडम 2। आइए हम बात करते हैं दूसरा, ठोस। तो देखिए यहाँ पर भी, यानी कि SM वाले में भी ठोस है, यानी कि कंपोनेंट कितना है, कंपोनेंट 1 है, ठोस है इसलिए एक ही है। तो
हमने जब फॉर्मूले में वैल्यूज पुटअप करी तो डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या निकला? 2। इसी प्रकार इसमें भी डिग्री ऑफ फ्रीडम कितना निकलेगा? 2। तो सिस्टम चारों प्रावस्थाओं में द्विचर होगा, बाइवेरिएंट होगा, अर्थात किसी भी बिंदु को बताने के लिए, परिभाषित करने के लिए हमें ताप और दाब की आवश्यकता होगी। तो हमने यहाँ चारों क्षेत्र का अध्ययन करा है कि कितना उसका कंपोनेंट होगा। कंपोनेंट हमने सिस्टम लिया ही वन कंपोनेंट है जिसका हम अध्ययन कर रहे हैं, तो कितना फेज है और कितने डिग्री ऑफ फ्रीडम उसके वहां है। आइए हम सल्फर फेज डायग्राम में अब अध्ययन करेंगे कर्व्स का, कि इस 4 एरिया पाए जाने वाले सल्फर फेज डायग्राम में कितने कर्व्स होंगे। तो देखिए इसके अंतर्गत 5 कर्व हैं। तो पहला एओ कर्व, जो कि मैंने लाल लाइन से प्रदर्शित करा हुआ है यहाँ पर। दूसरा ओबी, जो कि ग्रीन लाइन से प्रदर्शित है, ओ और बी। तीसरा बीसी, जो भी ग्रीन लाइन से प्रदर्शित है। चौथा सीडी, जो कि ग्रीन लाइन से प्रदर्शित है। और पांचवा ओसी, जो कि ग्रीन लाइन से प्रदर्शित है। अब यहाँ एक और होगा कर्व जिसे हम कहेंगे ईबी। तो छठा होगा वो होगा ई बी कर्व। तो हम यहाँ देखते हैं कि ये जो फेस डायग्राम है 4 एरिया में डिवाइडेड है और जिसमें 6 कर्व पाए जाते हैं, जिसमें 6 कर्व पाए जाते हैं। तो देखिए ईबी भी कह सकते हैं और हम इसे यहाँ इस लाइन को हम बीई से संबोधित कर सकते हैं। ईबी से ना कह करके हम इसे बीई इक्विलिब्रियम कहेंगे, क्योंकि इक्विलिब्रियम इस ओर से यहाँ तक अग्रसित हो रहा है, इस तरफ जा रहा है। तो अब हम यहाँ देखेंगे कि ये जो 6 कर्व हैं, 6 वक्र जो है, ये किस प्रकार सिस्टम को डिफाइन करते हैं। तो देखिए पहला जो है एओ है, पहला जो है वो एओ है। जो वक्र एओ है, देखिए इस एओ के ऊपर का भाग है ठोस और नीचे का जो भाग है, देखिए ये जो पूरा भाग है एओ, बी और ई, ये वाष्प क्षेत्र है। तो नीचे वाष्प और ऊपर ठोस। तो हम जैसा कि जानते हैं अगर ठोस से कोई वाष्प में कन्वर्ट हो रहा है तो इस प्रक्रिया को हम सब्लिमेशन कहते हैं या ऊर्ध्वपातन कहते हैं। ऊर्ध्वपातन, जैसा कि मैंने यहाँ लिख रखा है। तो ऊर्ध्वपातन का मतलब क्या हुआ, देखिए यहाँ लिख रखा है मैंने ऊर्ध्वपातन वक्र, यानी कि ये वो कर्व है जहां इसके ऊपर का क्षेत्र ठोस है और इसके नीचे का क्षेत्र वाष्प है। और ये जो लाइन है ये इस इक्विलिब्रियम को बनाए हुए है, ठोस और वाष्प के इक्विलिब्रियम को, इसीलिए इस वक्र को कहते हैं ऊर्ध्वपातन वक्र। तो हम यहाँ देखें कि देखिए 95.6 डिग्री ये एक टेम्परेचर है। अब हमें क्या मिल रहा है, सॉलिड, सल्फर और कौन सा, रोम्बिक। और यहां तक ये स्थायी है, इस टेम्परेचर तक सॉलिड, सॉरी, सल्फर इन रोम्बिक फॉर्म, सल्फर जो कि रोम्बिक फॉर्म में स्थायी है। और हम यहाँ देखते हैं कि एओ से लेकर के ए से लेकर के ओ तक जो सल्फर और रोम्बिक है
रोम्बिक फॉर्म में है और सल्फर जो वाष्प फॉर्म में, उन दोनों के मध्य साम्य है। इसे हम यहाँ ये जो ऊर्ध्वपातन वक्र है, इसे हम इस प्रकार भी लिख सकते हैं कि यहाँ सॉरी, इसको यहाँ लिखते हैं, सल्फर इन रोम्बिक फॉर्म is in equilibrium with sulfur in वेपर फॉर्म। जो रोम्बिक फॉर्म है और जो वाष्प फॉर्म है, वो दोनों साम्य में है एओ कर्व पर। आइए हम बात करते हैं कि अगर तापक्रम 95.6 डिग्री से ऊपर की तरफ जाए तो क्या होगा। तो ये जो सल्फर का क्रिस्टल रूप है, ये कन्वर्ट हो जाएगा मोनोक्लिनिक रूप में। देखिए, मोनोक्लिनिक जिसे हम हिंदी में एक नताक्ष रूप भी कहते हैं। तो यहां से ये देखिए, इधर अगर हम बात करें तो सल्फर इन रोम्बिक फॉर्म है, लेकिन यहां अगर हम आए, यानी कि इस ओर अगर हम चलते हैं, इस एक्सिस पे चलते हैं, तो तापक्रम बढ़ता है। तो इस ओर जब हम अग्रसर हो रहे हैं, देखिए ये सर्वाधिक स्थायी है यहां पर तक, लेकिन जैसे ही टेम्परेचर बढ़ेगा तो ये कन्वर्ट होगा यहाँ दूसरे ठोस रूप में, जो कि सल्फर मोनोक्लिनिक कहलाता है। तो यहाँ इक्विलिब्रियम, अब देखिए ये यहाँ कर्व है जो इन दोनों के बीच के साम्य को दर्शाता है, और इस कर्व का नाम है ओसी, जिसे हम संक्रमण वक्र या ट्रांजिशन कर्व भी कहते हैं। क्योंकि जब एक क्रिस्टल फॉर्म से दूसरी क्रिस्टल फॉर्म में जब कोई रूप परिवर्तित होता है और जिस तापक्रम पर यह रूप बदलता है, उस तापक्रम को हम कहते हैं संक्रमण ताप। और चूंकि एक रूप से दूसरे रूप में संक्रमण हो रहा है, तो ऐसे वक्र, यानी कि जिस लाइन पर यह हो रहा है या जिस लाइन पर यह साम्य स्थापित है, उसे हम संक्रमण वक्र कहेंगे। उस संक्रमण वक्र हो गया हमारा ओ सी, जिसमें सॉलिड रोम्बिक और सॉलिड मोनोक्लिनिक साम्य अवस्था में पाए जाते हैं। देखिए, अगर हम बात करें ओ बी की, ओ और बी की, तो यहाँ ठोस है सॉलिड मोनोक्लिनिक, और या फिर कहें क्रिस्टल रूप है एक नताक्ष सॉलिड सल्फर इन मोनोक्लिनिक फॉर्म, और यहाँ नीचे है वाष्प। तो ये भी क्या हो गया, ऊर्ध्वपातन वक्र हो गया। लेकिन ये ऊर्ध्वपातन वक्र किसके बीच में साम्य को दर्शाएगा, एस एम और एस वी के मध्य, एस एम और एस वी के मध्य इक्विलिब्रियम को यह दर्शाएगा। और अब हम यहाँ देखें कि जैसे ही तापक्रम 120 डिग्री से ऊपर जाता है, तो हम देखते हैं कि इतने प्रेशर के बाद, इस प्रेशर के बाद में यह, यानी कि प्रेशर बढ़ने पर, प्रेशर यह रूप, इस तापक्रम पर प्रेशर अगर बढ़ाएं तो यह जो एसएम है द्रव रूप में परिवर्तित हो जाएगा, यानी कि ये ठोस द्रव रूप में चला जाएगा। तो और सी बी और सी किसको प्रदर्शित कर रहे हैं, एस एम और एस एल के बीच में स्थापित इक्विलिब्रियम, एस एम और एस वी के एस एल के बीच में स्थापित इक्विलिब्रियम को। तो चूंकि सॉलिड से जब कोई द्रव में जाता है तो उसे हम गलन कहते हैं, तो इसलिए ये कहलाएगा गलन वक्र बी सी। अब देखिए यहाँ है एस एल सॉलिड इन लिक्विड फॉर्म, लेकिन जैसे ही इसका तापक्रम बढ़े तो ये वाष्प फॉर्म आ जाएगा। तो देखिए ये जो बीई है, ये किसके बीच में इक्विलिब्रियम दर्शाएगा, ये दर्शाएगा एस एल और एस वी के रूप। अब देखिए ये सॉलिड, यहाँ तो देखिए आपका जो मोनोक्लिनिक फॉर्म है वो लिक्विड में कन्वर्ट हो रहा है, लेकिन अगर हम
इस तापक्रम के ऊपर यानी कि यहाँ से अगर हम यानी कि 150 डिग्री सेंटीग्रेड और 1290 एटमॉस्फेयर पर यानी कि प्रेशर पर अगर हम इसको देखें तो ये जो सॉलिड फॉर्म है यानी कि क्रिस्टलीय रूप है रोम्बिक, वह कन्वर्ट हो जाएगा लिक्विड में। तो सी और डी किसके बीच में इक्विलिब्रियम दर्शाएगा? एस आर और एस एल के मध्य। तो हमने यहाँ देखे चेक कर्व। अगर हम चेक कर्व की बात करें, देखिए ये जो चेक कर्व है एस आर और एस एम के बीच, एस एम और एस वी के बीच, और एस एम एस एल के बीच, एस एल एस वी के बीच, एस आर एस एल के बीच। तो देखिए, और एक जो पहला है एस आर और एस वी के मध्य। तो ए ओ जो है वो इक्विलिब्रियम दर्शाएगा एस आर इक्विलिब्रियम विथ एस वी, और ओबी दिखाएगा एस एम विथ एस वी, और बीसी दिखाएगा आपका एस एम और एस एल। सी डी आपका दिखाएगा एस आर और एस एल। उसके बाद में ओसी आपका दिखाएगा एस आर और एस एम के मध्य, और बीई आपका दिखाएगा एस एल और एस वी के मध्य। तो ये जो 6 कर्व हैं ये साम्य को प्रदर्शित करते हैं, और कौन सी प्रावस्थाओं के बीच में साम्य स्थापित होगा इस कर्व पर, वो हमने यहाँ पर आपको बताया है। तो ये 6 साम्य हुए स्थापित। आइए अब अध्ययन करते हैं मित स्थायी साम्य का, यानी कि मेटा स्टेबल इक्विलिब्रियम। मेटा स्टेबल इक्विलिब्रियम इसे हम हिंदी में मित स्थायी साम्य भी कहते हैं। मित स्थायी साम्य। तो अगर हम इस मित स्थायी साम्य की बात करते हैं तो देखिए हमारे पास जो साम्य है, साम्य 2 प्रकार का है। तो साम्य जब 2 प्रकार का है तो हमने देखा कि अब हम बात करते हैं साम्य की। अगर हम साम्य का अध्ययन करें तो एक यानी इक्विलिब्रियम 2 प्रकार का है। एक होता है ट्रू इक्विलिब्रियम और एक होता है मेटास्टेबल यानी कि फॉल्स इक्विलिब्रियम। तो ट्रू इक्विलिब्रियम वो है जो दोनों ओर से प्राप्त किया जा सकता है, लेकिन मेटास्टेबल इक्विलिब्रियम वो है जो एक ही ओर से प्राप्त होगा, दूसरी ओर से जब हम उसको प्राप्त करने की कोशिश करें तो वो हमें प्राप्त नहीं होगा। तो ऐसा कहलाता है मेटास्टेबल इक्विलिब्रियम, मित स्थायी मेटास्टेबल इक्विलिब्रियम, या जिसे हमने कहा अभी मित स्थायी साम्य। तो हम बात करते हैं, देखिए कि हमने देखा कि 95.6 डिग्री पर इस ताप पर अगर हम इस ताप को बढ़ाते हैं, इस ओर जाते हैं, तो हमें मिलता है मोनोक्लिनिक रूप, एक नताक्ष रूप, और इस ताप के नीचे है जो वो मिलता है हमें रोम्बिक या विषम लंबाक्ष रूप। तो एस आर यहाँ है इस तापक्रम के नीचे, और जैसे ही इस तापक्रम को बढ़ाएं तो हमें मिलेगा एस एम। तो हम देखते हैं कि 95.6 डिग्री विषम लंबाक्ष गंधक का संक्रमण ताप है। इसका ताप है रोम्बिक का ट्रांजिशन टेम्परेचर है। इस टेम्परेचर पर
यानी कि इसके आगे जैसे बढ़े हैं तो ये मोनोक्लिनिक या एक नताक्ष जो सल्फर है उसमें कन्वर्ट होना स्टार्ट कर देती है, परिवर्तित होना स्टार्ट कर देती है इस ओर। अब इस प्रक्रिया को अगर हम आगे की ओर बढ़ाएं, यानी कि इस ओर बढ़ाएं, वो भी धीरे धीरे तापक्रम, यानी कि हम कहते हैं कि यहाँ से प्रक्रिया को बहुत धीमे धीमे गतिशील किया जाए या संपन्न किया जाए, तो देखिए हमें एक कर्व मिलेगा जिसको हम नाम देते हैं ओ ओई। देखिए यहाँ ए डैश है और यहाँ ओ है। तो अगर हम इस प्रक्रिया को धीरे धीरे संपन्न करते हैं तो यहाँ पर तक, यानी कि 114 डिग्री तक ये एक मित साम्य स्थापित करेगी, जिसको हमने कर्व ओ ए से दर्शाया गया है। और ओ डैश ए एक मित स्थायी साम्य को प्रदर्शित करेगा। और इस साम्य पर देखिए, इस कर्व पर जो रोम्बिक सल्फर और सल्फर की जो वेपर्स हैं, सल्फर की जो वेपर्स हैं उनके बीच में एक इक्विलिब्रियम एस्टैब्लिश होगा, जिससे हम कहेंगे मेटास्टेबल इक्विलिब्रियम। और अगर 95.6 पर जो रोम्बिक सल्फर है, अगर उसका ताप हम तेजी से बढ़ा दें तो यहाँ ये एक नताक्ष जो सल्फर है उसको बिना ही जो वेपर फॉर्म है, यानी कि सल्फर की जो वेपर फॉर्म है उसके बीच में साम्य में बनी रह सकती है। तो जो कर्व ओ ए है, ये जो आपका कर्व है ओ और ए, एक तरीके से क्या हुआ, एस आर और एस वी का इक्विलिब्रियम। देखिए यहाँ हमने इस क्षेत्र में जो ट्री इक्विलिब्रियम देखा था, वो ट्री इक्विलिब्रियम किसका था, एस आर और एस एम के बीच में, एस आर और एस एम के। लेकिन मेटास्टेबल इक्विलिब्रियम किसके बीच में है, एस आर और एस वी के मध्य। अगर हम बात करें एस ई बी या बी ई लाइन की, तो देखिए यहाँ पर भी बिंदु बी, ये जो बिंदु बी है, यहाँ तापक्रम है 120 डिग्री। तो देखिए अगर ईबी को ठंडा किया जाए तो ये जो बी है, इस टेम्परेचर के नीचे क्या है, एक नताक्ष है और इस टेम्परेचर के ऊपर वाष्प है। ठीक है, तो हम एक तरीके से कह सकते हैं कि यह जब शीतलन की क्रिया धीरे धीरे करवाई जाए, यानी कि जो प्रोसेस है उसे धीरे धीरे ठंडा किया जाए। अगर मान लीजिए शीतलन तेजी से भी करवाया जाता है, यानी कि बहुत फास्ट करा जाता है, तो जो तरफ सल्फर है और वाष्प है उनके बीच में मेटास्टेबल इक्विलिब्रियम बना रहता है। और डैश ए, देखिए यहाँ बी और ए, यहाँ इस जो मैंने अभी बात की उस इक्विलिब्रियम को शो अप करता है। तो देखिए यहाँ अगर हम बात करते हैं तो यहाँ ट्रू इक्विलिब्रियम तो है एस एम, सॉरी एस एम और एस एल के बीच में, लेकिन यहाँ जो मेटास्टेबल इक्विलिब्रियम है वो किसके बीच में है, एस एल और एस वी के मध्य। अगर देखिए इस पॉइंट पर एस आर, एस एल और एस वी तीन के मध्य में देखिए इक्विलिब्रियम एस्टैब्लिश हो रहा है। तीसरे की बात करते हैं, देखिए ये पॉइंट ए डैश है और यहाँ सी है, तो ए डैश टू सी,
स्टेबल इक्विलिब्रियम फॉर्म होता है, और वो भी रोम्बिक सल्फर। देखिए यहाँ जो रोम्बिक सल्फर है उसके गलनांक पर दाब का जो प्रेशर है, यहाँ देखिए प्रेशर ऊपर की ओर बढ़ रहा है। ठीक है, हम एक तरीके से कह सकते हैं कि ये जो कर्व है मित स्थायी वक्र कहलाएगा, फ्यूजन कर्व। इस पर जो विषम लंबाक्ष गंधक है या द्रव गंधक है, उन दोनों के मध्य एक साम्य स्थापित होगा। तो एसआर और एसएल के मध्य एक इक्विलिब्रियम बनेगा। अगर हम बात करें तो यहाँ देखिए एसआर और एसएम के बीच में ट्रू इक्विलिब्रियम है, लेकिन मेटास्टेबल इक्विलिब्रियम की बात करें तो एसआर और एसएल के मध्य यहाँ स्थापित हो रहा है। तो हम देखते हैं कि ये जो तीनों हैं ये ए डैश पर आकर के मिल रहे हैं। कहाँ मिल रहे हैं? ए डैश पर आकर मिल रहे हैं, जो त्रिक बिंदु है, यानी कि तीनों मेटास्टेबल इक्विलिब्रियम को यहाँ पर साम्य में बनाए रखेगा। ओ ए, बी ए डैश और सी ए डैश, यानी कि तीन प्रावस्थाएं मित स्थायी साम्य में रहती है। तो there are three metastable curves which exist in equilibrium at this point A dash. अब हम बात करेंगे ट्रिपल पॉइंट्स की। देखिए अब हम बात करेंगे ट्रिपल पॉइंट्स की। तो देखिए ट्रिपल पॉइंट्स की बात करें, जो मैंने अभी आपको ट्रिपल पॉइंट्स जो त्रिक बिंदु बताया था, अब हम उसकी आगे बात करते हैं। तो देखिए पॉइंट ओ, पॉइंट बी, पॉइंट सी, यहाँ पर तीन प्रावस्थाएं आकर के मिल रही हैं, इसलिए ये त्रिक बिंदु है। इसलिए ये त्रिक बिंदु है। तो त्रिक बिंदु ओ बी सी, और ये जो ए डैश है ये मेटास्टेबल इक्विलिब्रियम का त्रिक बिंदु है, जैसा कि मैंने अभी मेटास्टेबल इक्विलिब्रियम में आपको बताया था। और ओ बी सी ये तीनों इक्विलिब्रियम के ट्रिपल पॉइंट्स हैं। देखिए ओ पॉइंट पर एस आर, एस एम और एस वी मिल रहे हैं, यानी कि तीन अवस्थाएं इक्विलिब्रियम में है। बिंदु ओ पर एस एम, एस एल और एस वी तीनों हैं, और बिंदु सी पर एस आर, एस एम और एस एल। और ए डैश जो है उसमें एस आर, एस एम, एस आर, एस एल और एस वी तीनों की तीनों इक्विलिब्रियम में है, और ये मेटास्टेबल इक्विलिब्रियम है। तो ट्रिपल पॉइंट ए डैश, ट्रिपल पॉइंट ओ बी सी, ये चार ट्रिपल पॉइंट्स यहाँ स्थापित होते हैं, जिसमें से तीन ट्रू इक्विलिब्रियम के ट्रिपल पॉइंट्स हैं, और जबकि एक मेटास्टेबल इक्विलिब्रियम का ट्रिपल पॉइंट्स है। तो इस प्रकार हमने देखा सल्फर का फेज डायग्राम कितने भागों में बटा रहता है। तो सल्फर की जब हम पुनः बात करें तो देखिए वो चार रूप थे, और चारों रूपों को हमने एक एक करके लिया, एरियाज, कर्व्स, ट्रिपल पॉइंट्स एंड मेटास्टेबल इक्विलिब्रियम। तो ये सल्फर तंत्र था, और आगे हम फेज इक्विलिब्रियम को बढ़ाएंगे अगले लेक्चर। थैंक यू।